गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 10 विज्ञान में हमारा 11वां पाठ चल रहा है मानव नेत्र और सहसंबंधन क्षमता के बारे में। पिछले वीडियो में हमने कुछ 3 दोष के बारे में अभ्यास किया था। याद कीजिए, वो पहला दोष था हमारे पास दृष्टि दोष में 3 दोष थे। पहला था निकट दृष्टि दोष, इसकी बात की थी। दूसरा था दीर्घ दृष्टि दोष और तीसरा था मोतियाबिंद यानी जरा दूरदृष्टिता की बात की थी, जरा दूरदृष्टिता। आगे चलते हैं हम। आज हमारे पास है प्रिज्म कोण किसे कहते हैं। तो 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ वाले कांच के टुकड़े को हम त्रिभुज प्रिज्म कहेंगे। त्रिभुज प्रिज्म किस प्रकार होता है, थोड़ा सा आकार आप लोगों को बता देते हैं। 2 त्रिभुज होते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पर ऐसे ये दिखा जाए तो कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ पर एक त्रिभुज बना देते हैं, एक त्रिभुज यहाँ पे बना देते हैं। ये इस प्रकार जुड़ेगा, ये यहाँ पे जुड़ेगा और ये यहाँ पे। ऐसे उसकी 3, ये जो 1, 2 और ये तीसरी, ये 3 आयताकार और ये 1 और 2, ए और बी जो है वह त्रिभुजाकार साइड हो गई उसकी, यानी 2 त्रिभुजाकार आधार और 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ। इसके 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। अभी हमने चित्र में देखा, ये जो त्रिभुजाकार हैं इसके बीच का ये जो कोण है उसे प्रिज्म कोण कहेंगे, 60 डिग्री। फिर ये इस प्रकार से जुड़ा होता है। आगे चलते हैं। प्रिज्म कोण किसे कहते हैं वो हो गया। उसके बाद हमारे पास एक बड़ा वाला सवाल है आज। कांच के त्रिभुज प्रिज्म से होने वाले प्रकाश के अपवर्तन का अभ्यास, ये पूरा क्रियाकलाप हमें करना है। तो ये एक ड्राइंग बोर्ड पर इस प्रकार देखेंगे। ये आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, मैं नीचे थोड़ा समझा देता हूँ। ड्राइंग बोर्ड पर हमें एक त्रिभुज यहाँ पे रख के इसकी लाइन बना देनी है। फिर यहाँ पर और P और Q स्थान पर 2 आलपिन रखेंगे। फिर यहाँ से उसको मापेंगे तो वो किरण हमें यहाँ पर बाहर जाती हुई दिखाई देगी। ये 8वीं कक्षा में हमने प्रयोग देखा था। इसमें हमें थोड़ा सा, आप लोग ये पढ़ेंगे तो बिल्कुल ये चित्र का वर्णन किया गया है, आसान है। और यहाँ पर मुख्य जो चीज़ें हैं उसे हम देख लेते हैं कि PE ये जो दिख रहा है वो हमारा आपतित किरण है। EF यानी ये जो दिख रहा है वो हमारा अपवर्तित किरण है। और FS यानी ये हमारा निर्गत किरण है। उसके बाद I हमारा आपतन कोण है यहाँ पर। फिर R जो है वह हमारा अपवर्तन कोण। उसके बाद E जो है यहाँ पे वह निर्गत कोण है। और D जो है वह विचलन कोण है। D यहाँ पर देखिए, ये D दिख रहा है, वह विचलन कोण है। यानी ये किरण जो इस तरफ जाने वाली थी वह विचलित होकर इस दिशा में चली गई, यानी इतना उसका विचलन हुआ। तो यहाँ पर PE आपतित किरण है, EF अपवर्तित किरण है, FS निर्गत किरण है, ये सब लिखना है आप लोगों को। और पहले पृष्ठ AB पर प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। यहाँ पर देखेंगे तो प्रकाश की किरण यहाँ पर वायु में से ऐसे कांच में प्रवेश कर रही है। तो अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और दूसरे पृष्ठ AC पर प्रकाश की किरण कांच से वायु में प्रवेश करती हैं। यहाँ पर कांच में से जब वायु में प्रवेश करती हैं तो वह अभिलंब से दूर जाती हैं, ये अभिलंब से निकट आ जाती हैं। प्रिज्म के प्रत्येक अपवर्तक पृष्ठ पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की तुलना करेंगे तो पता चलेगा कि ये झुकाव समान नहीं होते। उसके बाद आकृति में निर्गत किरण आपतित किरण से की दिशा से एक कोण बनाती है, इसे विचलन कोण कहते हैं। यहाँ पर हमने देखा चित्र में विचलन कोण,
ये आपतित किरण है और ये निर्गत किरण है, यहाँ पर कोण बनाती है, उसे विचलन कोण डी कहेंगे। इस स्थिति में डी जो है विचलन कोण है। उसके बाद हमारे पास सवाल है प्रकाश का विक्षेपण और स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, आज का सवाल दूसरा। तो प्रिज्म ने आपतित श्वेत प्रकाश का रंगों की पट्टी में विभक्त कर दिया है। इन रंगीन पट्टी में, यहाँ पर देखेंगे, इन रंगीन पट्टी में दोनों सिरों पर दिखाई देने वाले वर्णों का हम अभ्यास करेंगे। तो उसका क्रम भी देख सकते हैं। दिखाई देने वाले विभिन्न वर्णों का क्रम होता है बैंगनी, ऊपर से नीचे से देखेंगे, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल और तथा लाल अंतिम है, ठीक है, यहाँ पर रेड। 7 रंग हमें दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। प्रसिद्ध वर्णी शब्द विबग्योर, आपने इसे याद रखने के लिए इसका उपयोग किया होगा। और प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। हो सकता है कि आप सभी वर्णों को अलग अलग न देख पाएँ, पर फिर भी कुछ ऐसा अवश्य है जो प्रत्येक वर्णों को एक दूसरे से अलग करता है। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को कहेंगे विक्षेपण। आगे का सवाल देखते हैं। 2 समान कांच के प्रिज्म, ये 2 हमारे पास 1 और 2 कांच के प्रिज्म हैं। इसके द्वारा न्यूटन ने कैसे बताया कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का बना होता है। तो न्यूटन का प्रयोग है, देखते हैं। तो हमने देखा कि श्वेत प्रकाश प्रिज्म के द्वारा 7 अवयवी वर्णों में विक्षेपित हो जाता है। तो किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है जबकि बैंगनी सबसे अधिक झुकता है। इसीलिए प्रत्येक वर्ण की किरणें अलग अलग पथ के अनुदिश निर्गित होती हैं और स्पष्ट दिखाई देती हैं। आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया। एक दूसरा समान प्रिज्म का उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम वर्णों को और अधिक विभक्त करने का प्रयत्न किया, परंतु उन्हें अधिक वर्ण नहीं मिल पाए। चित्र 11.16 में देखें तो ये जो पहला प्रिज्म है उसमें से ये विभक्त होने वाली किरणें दूसरे प्रिज्म के द्वारा फिर से जुड़ जाती हैं और फिर से श्वेत प्रकाश बनाती हैं। तो एक दूसरा प्रिज्म पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रखा। इससे स्पेक्ट्रम के सभी वर्ण दूसरे प्रिज्म से होकर गुजरे। उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का किरण पुंज निर्गत हो रहा है। इस प्रेक्षण से न्यूटन को यह विचार आया कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है। कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के सदृश स्पेक्ट्रम बनाता है तो उसे श्वेत प्रकाश ही कहा जाता है। ये बात हो गई न्यूटन की। उसके बाद हमारे पास सवाल है इंद्रधनुष का निर्माण। इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है यहाँ पर देखेंगे। वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है इंद्रधनुष। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं। सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंद पहले अपवर्तित करती हैं, बाद में विक्षेपित करती हैं। उसके बाद इससे आंतरिक परावर्तित करती हैं। अंततः जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती हैं। इस प्रकार प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षक के नेत्रों तक पहुँचते हैं। यदि सूर्य आपके पीठ की ओर हो और आप आकाश की ओर
धूप वाले किसी दिन किसी जल प्रपात या जल के फव्वारे से देखेंगे तो आप इंद्रधनुष का दृश्य देख सकते हैं। ये बात हो गई इंद्रधनुष के निर्माण की। उसके बाद चित्र बनाना है, यहाँ पे लिखा है मैंने, लेकिन चित्र नहीं बनाना है ऐसा चलेगा। वायुमंडलीय अपवर्तन समझाइए, आज का हमारा आखिरी सवाल है। कभी कभी आग या भट्टी अथवा किसी ऊष्मीय विकिरक के ऊपर उठती गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में धूल के कणों की आभासी अनियमित अस्थिर गति अथवा झिलमिलाहट देखी होगी आपने। आग के तुरंत ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म हो जाती हैं। गर्म वायु अपने ऊपर के ठंडी वायु की तुलना में हल्की होती हैं। याद रखिए, गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में हल्की होती हैं तथा इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा से थोड़ा कम होता है। अपवर्तनांक कम होता है क्योंकि अपवर्तक माध्यम की भौतिक अवस्थाएं स्थिर नहीं हैं, इसलिए गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती है। इस प्रकार यह अस्थिरता हमारे स्थानीय पर्यावरण में लघु स्तर पर वायुमंडलीय अपवर्तन का ही एक प्रभाव है। तारों का टिमटिमाना बृहद स्तर की ऐसी ही एक परिघटना है। यहाँ तक हमें लिखना है वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में। उसके बाद एक आखिरी सवाल था हमारे पास, प्रकाश का प्रकीर्णन। इससे हम देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। आखिरी सवाल, प्रकाश तथा हमारे चारों ओर की वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण ही हमें प्रकृति में अनेक आश्चर्यजनक परिघटनाएं देखने को मिलती हैं। आकाश का नीला रंग, गहरे समुद्र के जल का रंग, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना, कुछ ऐसी अद्भुत परिघटनाएं हैं जिनसे हम परिचित हैं। तो किसी वास्तविक विलयन से गुजरने वाले प्रकाश किरण पुंज का मार्ग हमें दिखाई नहीं देता और किसी कोलाइडल विलयन में यह कणों का साइज अपेक्षा से बड़ा होता है और यह मार्ग दृश्य होता है। यहाँ तक लिखना है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। यहाँ पर हम लोग ख़त्म करेंगे आज।